कार्य किया। इस दौरान आपने आईआईटी कानपुर में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में शोध किया। शुरू से ही देश की स्थिति से व्यथित श्री राजीव दीक्षित ने राष्ट्र निर्माण के लिए एक बड़ा कार्य करने का संकल्प किया और इसके ब्रह्मचर्य धारण किया। और आपने अपने नौकरी छोड़कर महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए इस आजादी बचाओ आंदोलन की स्थापना की और इसका मुख्य कार्यालय महात्मा गांधी आश्रम सेवा ग्राम वर्धा महाराष्ट्र में ही है। श्री राजीव दीक्षित साल में 11 महीने पूरे देश में घूम के लोगों के बीच में एक जन जागृति का कार्य कर रहे हैं और आज उसी कड़ी में हमारे बीच में है। अगले माह से संस्कार टीवी पर आपके व्याख्यानों का प्रसारण शुरू हो रहा है और विज्ञान एवं तकनीकी में भारत और यूरोप आज के 50, 100, 200, 250 साल पहले कहां थे और अब आगे हमें क्या करना है, इस विषय पर आपको एक गंभीर उद्बोधन देने वाले हैं। तो 8 मिनट में आपको वंदे मातरम का थोड़ा इतिहास बता देता हूं। जैसे ही 11 बजेंगे तो हम सब वंदे मातरम गाएंगे। ये वंदे मातरम नाम का जो गान है, जिसको हम भारत में राष्ट्रीय गान के रूप में जानते हैं, ये 7 नवंबर 1875 को लिखा भारत के एक बहुत महान व्यक्ति जिनका नाम था श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी बहुत क्रांतिकारी भारत के जो नागरिक थे उनमें उनकी गिनती होती है। जैसे आधुनिक युग में भगत सिंह का नाम, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्लाह, ऐसे ही 1870 के आसपास वो बहुत काम करते थे बंगाल में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन में साधु, संत, साधारण नागरिक सब लोग शामिल थे और उस आंदोलन का एक ही लक्ष्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटाना। उस कंपनी के खिलाफ जो अभियान चला, इस अभियान में अनेक समय पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। उनमें से एक दुर्घटना ये थी कि एक बार कलकत्ता में एक बहुत बड़ा जुलूस प्रदर्शन हो रहा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पुलिस अधिकारी होते हैं, उन्होंने भयंकर लाठीचार्ज किया और इतना लाठियों से पीटा कि कई क्रांतिवीरों की उसमें मृत्यु हुई। उस समय इनको बहुत चोट लगी, बंकिम चंद्र चटर्जी को, क्योंकि वो भी उसमें शामिल थे। उस चोट ने इतना गहरा घाव किया उनके मन पर कि उन्होंने आजीवन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का संकल्प कर लिया। फिर बाद में उन्होंने एक उपन्यास लिखा, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम आनंद मठ। ये आनंद मठ पुस्तक में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा। अंग्रेज कैसे भारत को लूट रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से कितना पैसा लेके जा रही है, भारत के लोगों को वो कैसे मूर्ख बना रहे हैं, ये सब बातें उसमें उन्होंने लिखी। और वो उपन्यास जब लिखा गया तो उसको अंग्रेजी सरकार ने बैन कर दिया। जिस प्रेस में छपने के लिए वो गया, उस प्रेस को अंग्रेजी सरकार ने ताला डलवा दिया कलकत्ता में। तो फिर क्या हुआ कि उस उपन्यास का जो लिखित कागज थे, पन्ने थे, वो दूसरी जगह भेजे गए थे। तो क्या हुआ, कुछ पन्ने एक जगह छपे, कुछ दूसरी जगह, कुछ तीसरी जगह, ऐसे करके पूरा वो छपा। बाद में वो बाजार में आया तो फिर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, उसकी जितनी भी प्रतियां थी उन सबको जला दिया। फिर दोबारा उन्होंने प्रयास किया। ऐसे करते करते लगभग 7 वर्ष में वो एक बार ठीक से निकलकर बाहर आया 1882 में। और उसमें उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसने पूरे देश में एक लहर पैदा की। शुरू में तो वो बांग्ला में लिखा गया, बाद में उसका हिंदी भाषांतर हुआ, मराठी भाषांतर हुआ, गुजराती हुआ, कई भाषाओं में। और वो भारत की एक ऐसी पुस्तक बन गया जिसको रखना हर क्रांतिकारी के लिए गौरव की बात होती थी। उसी पुस्तक में जगह जगह उन्होंने वंदे मातरम, ऐसा घोष हम सब करें, ये उनकी भावना थी, अपेक्षा थी। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक बेटी थी, वो उनसे बार बार कहती थी कि आपने ये जो गान लिखा है, उनकी बेटी को वो पसंद नहीं था और अक्सर पिता और बेटी में बहस होती थी। उनकी बेटी का ये मानना था कि इसमें आपने शब्द ऐसे लिखे हैं जो आसानी से किसी के समझ में नहीं आ सकते, उनको समझाना पड़ता है। गान ऐसा होना चाहिए जो गाते से ही समझ में आए।
तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि तुम्हें आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़े दिन के बाद ये गान भारत का राष्ट्रगान बनेगा, हर भारतवासी इसे गाएगा और हर भारतवासी में ये जोश पैदा करेगा। ये गान भारत का राष्ट्रगान बन पाता उसके पहले श्री बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद जो वो कहकर गए थे वो सत्य साबित हुआ। सन 1905 में ये वंदे मातरम भारत का गान बन गया। 1905 में क्या हुआ था, अंग्रेजों की सरकार ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। अंग्रेजों का एक अधिकारी था करजन, उसने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। दुर्भाग्य ये था कि ये जो बंटवारा हुआ वो हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ। हिंदू रहेंगे पश्चिमी बंगाल में, मुसलमान रहेंगे पूर्वी बंगाल में, ऐसा करके बंटवारा हुआ। इस बंटवारे का बहुत विरोध हुआ पूरे भारत में, और इस विरोध को करने वाले 3 बड़े नेता, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इन तीनों ने इस बंटवारे का विरोध करने के लिए इस वंदे मातरम को आधार बनाया। और उस दिन से, सन 1905 से ये वंदे मातरम हर सभा में, हर कार्यक्रम में, जो कुछ भी भारतवासी करते थे, रोज गाया जाता था। शुरू में भी, अंत में भी। धीरे धीरे ये इतना प्रचलित हुआ कि अंग्रेज सरकार इससे चिढ़ने लगी, और अंग्रेजों को जहां कहीं भी वंदे मातरम सुनाई देता था वो या तो उसको बंद कराते थे, अगर वो चल रहा होता था ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर तो वो जब्त कर लिए जाते थे, जो गाएंगे उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो भारत के क्रांतिकारियों को और ज्यादा जोश आता था और जोश से वो गाते थे। फिर अंत में क्या हुआ, एक दिन खुदीराम बोस, जो भारत का सबसे पहला क्रांतिकारी था, जिसको सबसे कम उम्र में फांसी की सजा हुई, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला वो नागरिक बना। मात्र 14 वर्ष की उम्र में उसको फांसी हुई थी। तो खुदीराम बोस ने फांसी का फंदा जब अपने गले में लटकाया तो वंदे मातरम कहते हुए लटकाया। उसी दिन से सभी क्रांतिकारियों ने अपने फांसी के होने से पहले इस वंदे मातरम को कहना शुरू किया। भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, जितने भी क्रांतिवीरों को जहां भी मौका मिला, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इस गाने को नारे के रूप में इस्तेमाल किया। ये वंदे मातरम इतना आगे बढ़ा कि आज संपूर्ण भारत देश में बच्चा बच्चा इसको जानता है, मानता भी है। और अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार के एक विभाग ने, जिसका नाम इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है, आईबी डिपार्टमेंट, उन्होंने एक सर्वे कराया संपूर्ण भारत देश में। तो उस सर्वे में यह पूछा गया कि कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है। तो भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बहुमत के साथ वंदे मातरम को पहला गाना बताया। फिर उसी आईबी ने भारत के कुछ पड़ोसी देशों में सर्वे कराया, जो पहले भारत के ही हिस्से थे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो पता चला वहां भी ये सबसे नंबर 1 पर है। फिर जो भारतवासी भारत के बाहर रहते हैं, जिनको हम नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के नाम से जानते हैं, उनके बीच एक सर्वे हुआ तो उन्होंने भी इसको सबसे पहला गाना बताया। और अभी थोड़े दिन पहले बीबीसी ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो इंग्लैंड की या ब्रिटिश सरकार की एक बड़ी संस्था है जो रेडियो और टेलीविजन चलाती है, उन्होंने एक सर्वे कराया। तो उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला ये 2 नंबर का गीत है, पूरी दुनिया। इतना ये लोगों के मन में बैठ गया है। तो ऐसा गाना जो हमारे देश की आजादी से जुड़ा हुआ है, हमारे देश के लिए गौरव का प्रतीक है, वो आज हम सब पूरे भारतवासी एक साथ गाएं, ऐसा सरकार ने तय किया है। वैसे होना तो चाहिए था 7 नवंबर को, लेकिन सरकार का कहना है कि हम 2 महीने पहले करेंगे, क्योंकि अगले 1 साल तक वंदे मातरम का शताब्दी वर्ष मना रही है भारत सरकार। तो वो आज 7 सितंबर से शुरू हो रहा है, अगले साल 7 सितंबर तक चलेगा। ये शताब्दी वर्ष 2006 में क्यों मना रहे हैं? होना तो चाहिए था 1975 में, क्योंकि लिखा गया ये 1875 में। लेकिन सरकार का ये कहना है कि सन 1905 और 1906 का जो आंदोलन था, बंग भंग आंदोलन या बंगाल के बंटवारे के विरोध का आंदोलन, चूंकि उस समय ये गाना सार्वजनिक हुआ
लोकप्रिय हुआ, गांव-गांव ये गाया गया, तो उस तिथि को ध्यान में रख के सरकार का ये फैसला है। ये गई सही है गलत है हम इस बहस में नहीं जाना चाहते, लेकिन आज सारा देश 11 बजे ठीक इसको गा रहा है, तो हम भी गाएं, और लगभग अभी 11 बज गए हैं, हम सब स्थान पर खड़े हो जाएं। आप में से कुछ विद्यार्थी हैं जो यहां आना चाहेंगे, जो वंदे मातरम गाने की विशेष रूप से जिनको अभ्यास है, आइए। ये माइक ले लीजिए। हेलो। दूसरा माइक ये भी दे दो, ये वाला भी दे दो। संस्कृति में जो तकनीकी रही, क्योंकि तकनीकी जो होती है, टेक्नोलॉजी जो होती है, वो सिविलाइजेशन और कल्चर में से निकलती है। दुनिया के सभी देशों की जो तकनीकी है वो अपनी अपनी सभ्यता में से निकली है। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो तकनीकी रही है वो क्या थी, और यूरोप की सभ्यता और संस्कृति की जो तकनीकी है वो क्या थी। इन दोनों पर बात करना आज के समय में मुझे थोड़ा जरूरी इसलिए लगता है कि हम भारतवासी जो आज की आधुनिक शिक्षा से पढ़कर निकले हैं, इनके मन में ऐसा एक भाव बैठा हुआ है कि जो भी तकनीकी है वो यूरोप और अमेरिका में ही है या वहीं से आई है, भारत में कोई तकनीकी उपलब्ध नहीं रही है। ये भाव हमारे मन में इतना गहरा है कि इससे हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर और चतुर्थ क्लास कर्मचारी तक खून में घुस गया है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे बहुत दुख हुआ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान दिया। लगभग इस बात को 1 साल होने जा रहा है। ये व्याख्यान उन्होंने दिया, संदर्भ ये था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि दी, ऑनरेरी डॉक्टरेट। आप जानते हैं 2 तरह के डॉक्टरेट होते हैं, एक तो आप खुद करें रिसर्च पीएचडी और एक कोई यूनिवर्सिटी आपको दे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऑनरेरी डॉक्टरेट दिया। उसका एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ लंदन में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैंपस में। उस फंक्शन में डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे डिग्री लेने के लिए, और अंग्रेजी सरकार के सभी मंत्री, प्रधानमंत्री और उनकी जो राष्ट्रपति है ना, रानी मानी जाती है, वो सब मंच पर बैठे हुए थे। इंग्लैंड में एक परंपरा है कि जिस कार्यक्रम में रानी आती है, क्वीन, उसका स्थान हमेशा ऊंचा रहता है और बाकी सभी मंत्री, प्रधानमंत्री थोड़ा नीचे रहते हैं। तो उसका जो पोडियम होता है वो थोड़ा ऊंचा होता है। तो उस दिन ऐसा ही हुआ, रानी तो बहुत ऊंचे बैठी थी, बाकी सभी मंत्री थे, उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री भी बैठे हुए थे। तो जब डिग्री देने का कार्यक्रम हुआ तो मनमोहन सिंह को बुलाया गया, उन्होंने डिग्री लिया और रानी के चरणों में प्रणाम किया। ये देखकर मुझे बहुत धक्का लगा, बहुत ही ज्यादा लगा। धक्का क्यों लगा? एक तो सबसे बड़ा धक्का ये लगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं
अगर खाली डॉक्टर मनमोहन सिंह होते किसी स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर, तो धक्का लगने की बात नहीं है कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंग्लैंड की रानी के सामने झुक रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, उनके प्रति अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से वो वहां गए थे और उन्होंने जिस तरह से झुककर प्रणाम किया, बीबीसी पर मैंने देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। दूसरा दुख उससे भी ज्यादा ये हुआ कि उन्होंने 40 मिनट का एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो भारत में आई। यहीं से उनकी शुरुआत हुई। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो भारत में आए। अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते तो भारत कुछ भी नहीं होता। फिर आगे उन्होंने बोला कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारत में आकर विज्ञान और तकनीकी हमको दिया। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारत को अंग्रेजी भाषा सिखाई। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर न्याय पद्धति दी, जुडिशियल सिस्टम। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि अंग्रेजों ने भारतवासियों को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन माने ये जो प्रशासन है पूरा का पूरा, पुलिस होती है, एसएसपी होते हैं, आईजी, डीआईजी, डिप्टी कलेक्टर, डीएम वगैरह वगैरह, ये सब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो कह रहे थे कि हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारत को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया और हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो 200 साल भारत में रहे और कुछ ना कुछ हमारे लिए करते रहे। फिर आगे वो बोलने लगे कि अंग्रेजों ने भारत को रेल दिया, अंग्रेजों ने भारत को पोस्ट एंड टेलीग्राफ दिया, आदि आदि आदि। 40 मिनट यही गाना वो गाते रहे और मैं ध्यान से उसको सुनता रहा और पूरा मैंने उसको रिकॉर्ड किया क्योंकि ये डायरेक्ट टेलीकास्ट था बीबीसी पर। फिर उसके बाद मैंने मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा और वो पत्र लगभग 250 पन्ने का हो गया। माने पत्र नहीं, वो किताब हो गई पूरी। और उसमें मैंने लिखा ये कि हमें बहुत शर्म है कि आप भारत के प्रधानमंत्री। यहीं से मैंने शुरुआत की। पहला वाक्य ये कि हमें बहुत शर्म है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं जो आजादी मिलने के 59 साल के बाद भी अपनी मानसिक गुलामी को दूर नहीं कर पाए। हमें बहुत शर्म है कि आपने अंग्रेजों की रानी के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कागज का एक टुकड़ा लिया है जिसका कोई अर्थ नहीं। ये जो ऑनररी डॉक्टरेट होती है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता है। आप इसे कभी भी एनकैश नहीं करा सकते। जैसे किसी को ऑनररी डॉक्टरेट मिल जाए और आपके कॉलेज में वो कहे अब मुझे प्रोफेसर बना दो क्योंकि डॉक्टरेट मिल गई है, तो वो प्रोफेसर नहीं बन सकता। उसको प्रोफेसरशिप चाहिए तो दूसरा ही डॉक्टरेट करना पड़ता है जिसको पीएचडी कहते हैं। कोई यूनिवर्सिटी उसको मान्यता नहीं देती। बस इतना ही है कि झूठ मूठ का नाम के सामने आप डॉक्टर लगा सकते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो मैंने कहा कि इस झूठ मूठ के कागज के टुकड़े का कोई महत्व नहीं है, ना भारत में ना दुनिया में। ये ठीक है कि आपने अंग्रेजों की सरकार के द्वारा किए गए इस फैसले को स्वीकार किया, सच्चे भारतवासी को तो ये छोड़ देना चाहिए था। फिर मैंने उसमें एक वाक्य लिखा कि एक है आप सरदार मनमोहन सिंह और एक सरदार हुआ भगत सिंह। एक आप हैं सरदार मनमोहन सिंह और एक सरदार हुआ ऊधम सिंह। हम किसकी वंदना करें? प्रश्न चिन्ह लगा के फिर मैंने अंतिम पैराग्राफ में लिखा कि ये पत्र मैं आपको भेज रहा हूं, इसके साथ 249 पन्ने और भेज रहा हूं। पत्र तो एक ही पन्ने का है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत की शिक्षा क्या थी, तकनीकी कैसी थी, विज्ञान कैसा था, ज्ञान कितना था, व्यापार कैसा था, उद्योग कैसे चलते थे, समाज व्यवस्था कैसी थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और अंग्रेजों के आने के पहले के भारत की तस्वीर कैसी थी। और मैंने कहा उम्मीद करता हूं कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के बीच में सर्कुलेट करेंगे ताकि उनके मन से यह भ्रम निकल जाए कि जो कुछ दिया भारत को वो अंग्रेजों ने दिया, भारत के पास अपना कुछ भी नहीं था। ये पत्र जब गया उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी गए, मोटा सा पुलिंदा। तो उनका एक पत्र आया और उनके सेक्रेटरी ने लिखा कि आपका पत्र मिला, कार्यवाही के लिए भेजा गया। अब कार्रवाई क्या उस पर? मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल में सर्कुलेट कर दीजिए, तो शायद उन्होंने किया होगा। उसके बाद दूसरा कोई पत्र उनके यहां से नहीं आया।
मैंने एक फॉलो अप लेटर लिखा कि आप या तो इन दस्तावेजों को नकारिए और या इसको स्वीकार करिए, बीच की स्थिति आपकी मैं रहने नहीं दूंगा। या तो कहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, हम इनको नहीं मानते, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में इनको सिद्ध कर सकता हूं कि ये सही है कि गलत है, और या आप कहिए कि आपने जो भाषण दिया था ऑक्सफोर्ड में वो गलत था, और पूरे देश से माफी मांगिए कि मैंने भारत की बेइज्जती कराई ऑक्सफोर्ड में जाके। मुझे इससे भी ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि लंदन में जब इनका ये भाषण हो गया, अगले दिन सभी अखबारों में छपा। लंदन से बहुत अखबार निकलते हैं, उनमें से एक है लंदन टाइम्स, उसने एडिटोरियल लिखा। दूसरा एक अखबार निकलता है गार्जियन, उसने भी एडिटोरियल लिखा। दोनों ने लिखा कि हमारे देश के एक नेता ने सन 1945 में भारत के बारे में कहा था कि ये भारत आजाद होने लायक देश नहीं है, और ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उस समय बहस चल रही थी कि भारत को आजाद किया जाए कि न किया जाए, तो विंस्टन चर्चिल इस फेवर में था कि भारत को आजादी ना दी जाए, और क्लेमेंट आर एटली उस समय प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, वो इस फेवर में था कि भारत को आजाद कर दिया जाए। तो चर्चिल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दिया और कहा कि भारत आजाद होने लायक देश नहीं है, क्योंकि इस भारत देश को हम आजादी देंगे तो फिर जो लोग भारत को चलाएंगे वो सब मानसिकता में अंग्रेज हैं। शरीर से दिखने में वो भारतीय हैं, लेकिन आत्मा उनकी अंग्रेजियत वाली हो चुकी है, इसलिए ये बार बार अपने ही लोगों का अपमान कराएंगे, तो अच्छा है कि इसको गुलामी रहने दो। और ये बात गार्जियन ने लिखी, लंदन टाइम्स ने लिखी और कहा कि आज भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1945 के विंस्टन चर्चिल के स्टेटमेंट को सत्य साबित किया है कि भारत के शासक अभी भी मानसिक रूप से गुलाम है। ये जो मानसिक गुलामी है, अपने बारे में गलत सोचने की, अपने को उल्टा मानने की, छोटा मानने की, हम कुछ भी नहीं है, हमारी काबिलियत नहीं है, हमारे अंदर इंटेलिजेंसी नहीं है, हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़े हैं, दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई है, ये एक तरह की भावना है जिसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है अंग्रेजी। ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डॉक्टर मनमोहन सिंह में है ऐसा नहीं है, हर पढ़े लिखे आज के हिंदुस्तानी में ये दिखाई देता है। मनमोहन सिंह से पहले भी कई प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं जिनमें ये जबरदस्त था, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हमारे पहले ही प्रधानमंत्री नेहरू जी कहा करते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी तो सब यूरोप में है, भारत में सीखने लायक तो कुछ भी नहीं है। तो ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आजादी के बाद से, पंडित नेहरू के जमाने से चल के आज मनमोहन सिंह तक पहुंचा है। और मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आजादी के 60वें साल के बाद भी हम भारत के बारे में जानते नहीं हैं कि अंग्रेजों से पहले का भारत कैसा था। आज का व्याख्यान मैं आप विद्यार्थियों के सामने इसलिए दे रहा हूं, कम से कम आपके दिमाग से ये इंफीरियोरिटी निकल जाए कि भारत अंग्रेजों के पहले बहुत गरीब, पिछड़ा हुआ और खराब देश था। मैंने जो दस्तावेज डॉक्टर मनमोहन सिंह को भेजे हैं, उन्हीं में से कुछ आपको भी बताऊंगा। दुर्भाग्य आज मेरा यह है कि यहां एलसीडी प्रोजेक्टर नहीं है, नहीं तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता वो डॉक्यूमेंट्स। हमारे भारत देश के बारे में पिछले 10-15 वर्षों से मैं कुछ दस्तावेज इकट्ठे कर रहा हूं। मेरे एक बहुत बड़े गुरु हैं, उनका नाम है श्री धर्मपाल, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनकी मदद से ये काम मैं कर रहा हूं। और वो मुझे बार बार ये कहते हैं कि भारत की जो नई पीढ़ी है, इसके मन से मानसिक गुलामी निकालो तो भारत अपने आप ऊपर आ जाएगा। वो ये कहते हैं कि भारत में किसी चीज की कमी नहीं है, ना तो यहां संसाधनों की कमी है, ना तो यहां ज्ञान की कमी है, ना तो यहां के लोग मेहनती नहीं है, मेहनती बहुत हैं, संसाधनों भरपूर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका कारण क्या है? वो अंग्रेजों की दी हुई मानसिक गुलामी अभी तक चल के आ रही है। मैं आपको भारत के एक वैज्ञानिक के कथन से आज का व्याख्यान शुरू करता हूं। आपको मालूम है इस देश में एक महान वैज्ञानिक हुए, प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस, जिनको यूरोप ने बहुत साल के बाद नोबेल पुरस्कार के लायक माना। आप जानते हैं उनकी रिसर्च कितनी बड़ी है। उनकी रिसर्च के बारे में सारी दुनिया कहती है कि अगर प्रोफेसर बोस ने हमको ये नहीं समझाया होता तो कोई दुनिया में ये मानता नहीं था, जानता भी नहीं था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, ये भी हंसते और रोते हैं,
इनको भी दर्द होता है, इनमें भी दया, प्रेम, करुणा और मोहब्बत होती है। ये उन्होंने सिद्ध किया था और उसके लिए ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे। उनकी इसी खोज पर वर्षों बाद यूरोप के लोगों ने और वैज्ञानिकों ने मिलकर उनको नोबेल पुरस्कार देने की बात कही थी। उन्होंने जब नोबेल पुरस्कार लिया था उसके पहले उन्होंने बहुत कुछ लिखा था अपने प्रयोगों के बारे में। उनकी लिखी हुई 2-3 पुस्तकें मुझे पढ़ने का मौका मिला है और उनके लिखे हुए लेख तो मैंने सभी पढ़े हैं बार बार। मेरे अपने फाइल में, मेरे अपने कलेक्शन में उनके सभी आर्टिकल्स हैं। तो एक जगह वो लिख रहे हैं कि मैं जब ये प्रयोग कर रहा था कि पौधों में जान होती है या नहीं, तो उन्होंने क्या किया था, अपने घर में 2 हिस्से किए थे। एक हिस्से में कुछ ऐसे पौधे रख दिए थे उन्होंने जिनको वो रोज सवेरे ही उठकर गालियां देते थे, और एक हिस्से में उन्होंने ऐसे पौधे रखे थे जिनको रोज सवेरे उठकर वो एप्रिशिएट करते थे, उनका गुणगान करते थे। कुछ पौधे एक तरफ जिनको वो बोलते थे तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बहुत काबिलियत है, तुम में बहुत सारे गुण हैं, तुम्हारे इतने इतने गुण हैं, ये मैं जानता हूं, तुम भगवान के दूत हो, ऐसी अच्छी अच्छी बातें उनके सामने बोलते थे रोज। और दूसरी तरफ के कुछ पौधे थे, उनको बोलते थे तुम निकम्मे हो, नालायक हो, नकारा हो, तुम्हारा रंग अच्छा नहीं है, तुम्हारी सूरत भी अच्छी नहीं है, तुम्हारी खुशबू बहुत खराब है, तुम में कोई गुण नहीं है, दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हुए हैं। रोज बोलते थे रोज। फिर उन्होंने देखा कि 6 महीने में उसका अंतर, कुछ पौधों को बोलना कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सारे गुण हैं, उनको अच्छा अच्छा बोलना, एप्रिशिएट करना। कुछ पौधों को गालियां देना कि तुम बहुत खराब हो, नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो। तो प्रोफेसर बोस लिख रहे हैं कि जिन पौधों को मैं रोज गाली देता था, 6 महीने के बाद वो सब सूख गए, सब सूख गए। जबकि उन पौधों को वो बराबर पानी देते थे, हर 15 दिन में खाद डालते थे, फर्टिलाइजर भी देते थे, पानी भी देते थे, और जरूरत पड़ने पर उनको दवाएं भी स्प्रे करते थे, लेकिन उनको गालियां रोज देते थे। और दूसरी तरफ के जो पौधे थे उनको भी वो खाद देते थे, पानी देते थे, उतना ही जितना इधर वाले पौधों को देते थे, लेकिन उनके गुणगान बहुत करते थे, प्रशंसा बहुत करते थे। तो जिन पौधों की उन्होंने बहुत प्रशंसा की, गुणगान किया, वो 6 महीने में 2 गुनी ऊंचाई पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जिस पौधे में 2 या 3 पत्ते होते थे उसमें 6-7 पत्ते आ गए, जिसमें 6-7 पत्ते थे उनमें 12-13 हो गए, जिनमें 12-13 थे वो 24-25, माने सबका ग्रोथ 100% बढ़ा 6 महीने में। और जिनको गालियां दी वो सब सूख गए, मुरझा गए, पानी देने के बाद भी, खाद देने के बाद। तो प्रोफेसर बोस ने लिखा कंक्लूजन में कि पौधे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आप उनको गालियां देंगे, उनको नालायक निकम्मा सिद्ध करेंगे, तो वो मर जाने ही वाले हैं, डूब जाने ही वाले हैं। ये तो कहानी प्रोफेसर बोस की। अब मैं ये कहानी लागू करता हूं भारत के उन लोगों पर जो अपने देश को हमेशा हीन मानते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को गालियां देते हैं। अब जरा सोचो कि पौधों को अगर हम नालायक, निकम्मा, कामचोर और अवगुण वाला कहें तो वो सूख जाते हैं। अंग्रेजों ने यही बात हमको 200 साल तक कही, भारतवासी निकम्मे हैं, नालायक है, भारत की संस्कृति बेकार है, भारत की सभ्यता बेकार है, यहाँ का खान पान अच्छा नहीं है, यहाँ का रहन सहन अच्छा नहीं है, ये लोग तो बिल्कुल कपड़े पहनने का सलीका नहीं आता, बात करने का सलीका नहीं आता, हम अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, हमारा रंग बहुत अच्छा है, हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, हमारी सभ्यता बहुत महान है, हमारी संस्कृति। ये गाना अंग्रेजों ने 200 साल गाया। जो भी अंग्रेज अधिकारी भारत में आता था, पद ग्रहण करने के बाद वो यही गाना गाता था, रोज अखबारों में ये छपता था, क्योंकि उस जमाने के अखबार सब अंग्रेजों के ही कब्जे में थे, तो ज्यादातर न्यूज़पेपर में ये छपता था। तो भारतवासियों ने सुनते 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 200 साल में मान ही लिया कि शायद यही सत्य है। आपने सुना है, एक झूठ को बार बार कहें, बार बार कहें, बार बार कहें, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, तो वो सत्य ही लगने लगता है। तो हमने भी मान लिया कि हाँ यही सत्य है, हम नालायक है, निकम्मे हैं, नकारा है, हमको ना विज्ञान मालूम है, ना तकनीकी मालूम है, हमें कुछ नहीं आता है, जो कुछ हमने सीखा वो अंग्रेजों से सीखा, ये हमने भी मानना शुरू किया। और शायद उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हीं में से एक हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं में से कुछ हैं जो भारत की बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और रोज भारत को गालियां देते हैं और दिलवाते हैं।
ऐसे लोगों की